हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस तक कंप्लीट कर लिया था। अभी तक हमने कितने चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं? पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट शीट, तीसरा मटेरियल, चौथा लेबर एंड पांचवा डायरेक्ट एक्सपेंस। आज हमारा चल रहा है छठा चैप्टर जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्ट। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा होगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल, और तब जाकर हमारा एक कोर्स एज एन फास्ट ट्रैक खत्म हो जाएगा। जल्दी आएगा वो दिन। मान के चलो आप 20 से 25 दिन और चाहिए मुझे, और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा। ओवरहेड कॉस्ट के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे कौन से टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले ओवरहेड का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ ओवरहेड। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे मेथड है डिस्ट्रीब्यूट करने के। वो क्या क्या है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिमुलेशन इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके बाद चौथा आता है रिकवरी, एब्जॉर्प्शन या एप्लीकेशन ऑफ ओवरहेड, मतलब रिकवरी रेट कि किस तरीके से हम ओवरहेड की रिकवरी करते हैं। पांचवा आता है मशीन आर रेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड छठा लास्ट, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इससे भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज मीनिंग ऑफ ओवरहेड से कि ओवरहेड एक्चुअल में क्या होता है। ओवरहेड के बारे में क्या कह रहा है? देखिए, कहता है जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जब उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम सम करते हैं तो उसको हम ओवरहेड कहते हैं। तो मतलब सम ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज ओवरहेड। जैसे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनका सम करने के, उनको हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है ओवरहेड। ये हमने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा था। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो बन जाता है ओवरहेड। बट एक्चुअली में ओवरहेड का क्या मतलब है? ओवरहेड का मतलब है ऐसे खर्चे जिनको हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते। इज नॉट डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट में हम डायरेक्टली उस पर खर्चा बर्डन नहीं डाल सकते। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे बनते हैं और उसको हमें अपोर्शन करना पड़ता है, बांटना पड़ता है एक बेस लेकर। तो कहता है ओवरहेड कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली चार्ज टू दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी अपोर्शन या एब्जॉर्ब, इसको बांटा जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट पे इसको बांटा जाएगा। जैसे कि हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो हमने देखा कि ये जो मैंने खर्चा किया है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का मैं रेंट पे करता हूँ और उस बिल्डिंग में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो बिल्डिंग का रेंट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे थोड़ी जाएगा, किसी एक डिपार्टमेंट में थोड़ी जाएगा। रेंट में तो 5 माले की बिल्डिंग है, तो 5 डिपार्टमेंट में उस बिल्डिंग का रेंट बटना चाहिए। तो वो रेंट का खर्चा क्या है? ओवरहेड। और जब हम उसको पांचों डिपार्टमेंट में बांट देंगे, इसको कहते हैं अपोर्शन। क्या कहते हैं? अपोर्शन या फिर एब्जॉर्ब। एग्जाम्पल, मैंने बेसिक में भी लिया था इधर, कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस है और उस रेस्टोरेंट बिजनेस में 4 तरीके की सब्जी बनती है, जैसे कि पनीर, छोले, दाल एंड मिक्स वेज। इस तरीके से 4 तरीके की सब्जी बनती है। अगर कोई खर्चा है जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जैसे कि गैस, वेजिटेबल्स, मसाले, जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में लगते हैं, जैसे कि नमक की बात कर लो, एक थैली आप लेकर आते हो तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में बनाने में खर्च होता है। जैसे कि पनीर में भी नमक डलता है, छोले में भी डलता है, दाल में भी डलता है, मिक्स वेज में भी डलता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे? अब नमक की जो थैली की कॉस्ट है वो एक इनडायरेक्ट मटेरियल है और उसको हम इन 4 प्रोडक्ट की कॉस्ट में बांटेंगे। इसी को हमने एब्जॉर्प्शन या अपोर्शन कहा था। ठीक है सर, समझ में आ गया? सिंपल है। अपोर्शन मतलब खर्चे को उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना। क्या कहता है जी? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस चार्जिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विद इक्विटेबल शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए कि हमारे पास फैक्ट्री का रेंट है, उस फैक्ट्री के रेंट में सबसे ज्यादा जो जगह घेर रहा है वो डिपार्टमेंट ए घेर रहा है, सबसे कम जगह घेर रहा है वो सर्विस डिपार्टमेंट बी घेर रहा है, सबसे कम जगह।
तो ऐसे केस के अंदर खर्चों का बर्डन जो रेंट होगा उस फैक्ट्री का, उस बिल्डिंग का, वो अकॉर्डिंग टू द एरिया बांटा जाएगा, एक स्पेसिफिक शेयर के हिसाब से उसको खर्चे को बांटा जाएगा। ये नहीं कि यार एक बिल्डिंग है उसमें 5 डिपार्टमेंट है, सबको इक्वली बांट दो ना भाई, जो ज्यादा जगह घेरेगा उसके ऊपर ज्यादा रेंट का बर्डन पड़ना चाहिए। तो वही कहता है जब भी हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की बात करते हैं तो चार्जिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विद एन इक्विटेबल शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, कहता है ओवरहेड एक्सपेंस को इक्विटेबल शेयर के हिसाब से बांटना है, किस पे ज्यादा खर्चे का बर्डन जाएगा, जो ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है उस पर ज्यादा खर्चे का बर्डन पड़ना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर चार्ज विद अ सुटेबल बेस गिवन इन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में सुटेबल बेस गिवन होगा, आपको बस क्या करना है उस बेस को अनुसार सेलेक्ट करना है कि कौन सा खर्चा किस बेस के अनुसार बांटा जाएगा और उसको बांट देना है सिंपल यूनिटरी मेथड की तरह। व्हेन ओवरहेड, जब भी हम ओवरहेड को सुटेबल बेस के अकॉर्डिंग एलोकेट कर देते हैं, बांट देते हैं, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है जी। सर ओवरहेड में कितने पार्ट होते हैं? हमने कहा 3 पार्ट होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। तो 3 डिपार्टमेंट, 3 खर्चे होते हैं ओवरहेड के अंदर, जो हमने कॉस्ट शीट के अंदर भी देखा था, पढ़ा था। ओवरहेड के हमारे पास 3 खर्चे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब कुछ ऑफिस के खर्चे जो होते हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, तो ऑफिस के खर्चों को भी 2 भागों में बांट दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिसको हम जनरल एक्टिविटी कह रहे हैं। तो भैया कुछ ऐसे खर्चे हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। एग्जांपल, ऑफिस में एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जिसका काम प्रोडक्शन एक्टिविटी को ध्यान देना है, इसका काम ऑफिस की चीजों को ध्यान नहीं देना, सिर्फ फैक्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे होगा, ये सब ध्यान देना है। उस पर्सन को ऑफिस में बैठा रखा है, उसको फैक्ट्री में नहीं बैठा रखा पर ऑफिस में बैठा रखा, काम वो फैक्ट्री के लिए करता है। ये खर्चे जो इसकी सैलरी होगी, इसकी वेजेस होगी, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट करता है। और ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते उसको जनरल एक्टिविटी से बोला, जैसे कि ऑफिस के खुद के खर्चे, इसको हमने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल एक्टिविटी का। ठीक है जी। ऑफिस के खर्चे भी 2 भागों में बांट दिए, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेट हो तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते हैं उसको हमने जनरल एक्टिविटी से रिलेट कहा। होप अब आपको समझ आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड में क्या देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल एलिमेंट के हिसाब से हमने क्लासिफाई करा, फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करा और बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई। ये सारी बातें मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ऑलरेडी हम चढ़ चुके हैं। तो ये नेचर और एलिमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम चारों बातें पढ़ लिए हैं। फंक्शन के हिसाब से भी हमने देखा हमारे पास 3 तरीके के फंक्शन होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमने कॉस्ट शीट के अंदर पढ़ लिया था। इसके बाद बिहेवियर के हिसाब से ये भी मैंने आपको बेसिक में पढ़ा दिया था, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। क्या ये सारे क्लासिफिकेशन पढ़ लिए? बस इसका नाम याद रखो, एलिमेंट और नेचर के हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस होगा, फंक्शन के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बिहेवियर के हिसाब से वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल होगा। लो जी, लो जी, इतनी ही बेसिक थ्योरी। सर इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, ओवरहेड के अंदर कोई भी थ्योरी नहीं आती। ओवरहेड के अंदर सिर्फ आते हैं तो क्वेश्चन आते हैं, या हाथ मार के अगर थ्योरी पूछेगा तो कहेगा मीनिंग ओवरहेड बता दो। तो आइए जरा देखिए ना, मीनिंग ऑफ ओवरहेड हमने देखा, यस रिवाइज कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड देखा, हाँ जी हमने क्लासिफाई भी देख लिया कि हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एंड उसके बाद हम अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। आ जाओ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के बारे में कहता है अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या एंटिटी, कुछ भी कह लो, एक्सेट्रा, हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट विच आर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट। कहता है किसी भी कंपनी में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया। पूरी कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट है उस कंपनी के अंदर, वो 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं, पहला प्रोडक्शन कैटेगरी के अंदर और दूसरा सर्विस कैटेगरी के अंदर। अब कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, वो किसी ना किसी इन दोनों कैटेगरी के अंदर ही आ रहा होगा। तो हमने कहा जितने भी डिपार्टमेंट हमारी कंपनी के अंदर होते हैं वो 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक प्रोडक्शन में और एक सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या आता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इट रेफर्स टू दोज डिपार्टमेंट विच आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो आते हैं जो ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर हम ये देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट तो सीधा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है, ये डायरेक्टली एंगेज किस पे है, मैन्युफैक्चरिंग से, किसी प्रोडक्ट की फिनिश गुड को बनाने से रिलेटेड है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा। इसमें कई सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना पार्ट्स का, उसको असेंबल करना और फिनिश गुड बनाना। तो मैंने कहा भाई देखो हमारी कंपनी के अंदर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट क्या करता है, उस कंप्यूटर के पार्ट को असेंबल करता है। एंड तीसरा उसको फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करता है, कन्वर्ट कर देता है कि लास्ट उसको फिनिश प्रोडक्ट में कर दो। असेंबल कर दिया, कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर बनाने के बाद अब लास्ट जो फाइनल है जिसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करना, विंडो डालना, अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाकर फिर बेच दो। तो ये तीनों डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी से एंगेज्ड है, इसलिए हमने इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहा। तीसरा, भाई हमारी कंपनी के अंदर कैंटीन भी तो होती है, ऑफिस भी होता है, स्टोर डिपार्टमेंट भी होता है, लीगल डिपार्टमेंट भी होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। ये सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड काम नहीं कर रहे। तो ऐसे डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट से रिलेट ही नहीं करते, नॉट इंक्लूड, इन्वॉल्व ही नहीं है कि भैया ये डिपार्टमेंट तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं है। अबे कंपनी के अंदर कैंटीन है तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट थोड़ी कर रही है डिपार्टमेंट। तो कहता है भैया देखो ये वाली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं है, नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड, बट दे इज डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, वो खाना कहाँ खाएंगे, कैंटीन में आके खाएंगे, कैंटीन में आके खाएंगे, है ना, कैंटीन में। किसी को समस्या हो जाए, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लीगल एक्टिविटी, तो लीगल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे कि भैया देखो मेरे को ये समस्या हो रही है, इसको ठीक कर दो। भाई कोई पार्ट लेना है, कुछ रखा है, कहाँ पर रखा होगा सर, और स्टोर पर रखा होगा, है ना। सर कॉस्टिंग कहाँ निकाली जाएगी, फाइनेंस कहाँ पर होगा, सर ऑफिस के अंदर होगा। तो बेसिकली जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है उनका काम कस्टमर को सर्विस देना नहीं होता, उनका काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देना होता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट का काम ये है बस इनको सर्विस देना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देना, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्ट बनाकर बाहर बेचना। तो कहानी समझ में आ गई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्ट को बनाएगा, फिनिश गुड बनाएगा और बाहर बेचेगा। सर्विस डिपार्टमेंट का काम है कस्टमर को सर्विस देना, नहीं इनको सर्विस देना। 2 टाइप की सर्विसिंग होती है, एक आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कि आपने कोई गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद उन्हीं की कंपनी आपको सर्विस दे रही है, क्या वो सर्विस करा लेना गाड़ी की, ये है वो हम सबको सर्विस दे रहे हैं। तो एक ऐसी सर्विस होती है जो हम डायरेक्टली कस्टमर को देते हैं। यहाँ पर जिस सर्विस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस नहीं दे रही, ना ना ना, वो नहीं है। क्या है, वो सर्विस डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो प्रोडक्शन वालों को सर्विस दे रही है, कस्टमर को नहीं। तो इनका कोई भी रोल कस्टमर से नहीं होता, इनका काम सिर्फ इतना है, ये सिर्फ काम करेंगे प्रोडक्शन वालों के लिए। ठीक है सर, क्लियर हो गया जी। इस तरीके से हमने कहा दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो हम क्या करेंगे, अब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रोडक्शन वालों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये कस्टमर से तो रिकवर नहीं कर सकते ना अपना खर्चा, क्योंकि कस्टमर को सर्विस दे ही नहीं रहे। तो क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा टोटल किया जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा टोटल किया जाएगा, उस टोटल खर्चे को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पुट कर देंगे। अब ये टोटल खर्चा हो गया, टोटल खर्चा फिर कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ। लेट सपोज कि मैं सर्विस डिपार्टमेंट हूं, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, आपका प्रोडक्ट है और आप अपने प्रोडक्ट को बाहर मार्केट में बेचोगे। मेरा कस्टमर से कोई भी डीलिंग नहीं है क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। तो बेसिकली होगा क्या कि जो भी मेरा खर्चा होगा उस खर्चे को मैं आपके ऊपर चार्ज कर दूंगा क्योंकि मैं सर्विस आपको दे रहा हूं। अब आपका क्या काम होगा, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, आपका काम होगा कि आप उस खर्चे को लोगे, अपने खर्चे लोगे, टोटल कॉस्ट मिलाओगे और प्रोडक्ट को बेचकर उससे रिकवर करोगे। तो आप कस्टमर से रिकवर करोगे, मैं तो अपने खर्चे का सर्विस आपसे रिकवर करूंगा क्योंकि मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एंड दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड के अंदर 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ओवरहेड को, जितने भी हमारे ओवरहेड के खर्चे हैं, भाई रेंट हो गया, वेजिस हो गया, इनडायरेक्ट वेजिस हो गया, बिल हो गया, जो भी मतलब किसी भी टाइप का खर्चा है जो इनडायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है, ऑफिस का खर्चा हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया, फैक्ट्री का खर्चा हो गया, इन खर्चों को आप एक सुटेबल बेस लेकर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड सर्विस डिपार्टमेंट में बांट देते हो, इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो एक, मैं सर्विस डिपार्टमेंट हूं एक। अब जितना भी खर्चा कंपनी के अंदर होगा, रेंट का खर्चा, आपके पास ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, वो खर्चा क्या करा जाएगा, एक सुटेबल बेस लेकर
बेस का मतलब कि भाई आपने ज्यादा एरिया कंज्यूम कर रखा है, मैंने कम एरिया कंज्यूम कर रखा है, तो मान लीजिए आप मेरा दुगना एरिया कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो 2:1 एक बेस हो गया कि मैं अगर मैं 1 एरिया कंज्यूम कर रहा हूँ तो आप मेरे से दुगना कर रहे हो, तो जो भी फैक्ट्री का रेंट होगा वो 2:1 के हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो सर जितने भी ओवरहेड होते हैं, जब हम उस ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। उसी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। In order to distribute overhead in various department as an overhead distribution sheet to prepare categorize the production department and service department. कहता है अगर आप ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में, तो इसी को तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा, पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी पड़ेगी। फिर क्या कहता है, इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट सेपरेट कॉलम इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। आपके अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है तो 3 कॉलम बनाए जाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट 2 है तो 2 कॉलम बनाए जाएंगे। After that, overhead cost must be a portion absorbed in the department according to the suitable base. फिर क्या करेंगे, जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में, और इसी को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का। तो प्राइमरी में होता यह है कि आपके पास ओवरहेड होंगे, उस खर्चों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अमंग दी वेरियस डिपार्टमेंट, तो हमने खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सुटेबल बेस लेकर। फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट ऐसे बनता है, ये आपकी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हो गई, यहाँ पर आपके डिटेल हो गया कि कौन सा खर्चा है, यहाँ पर आपका बेस हो गया कि किस बेस के अनुसार बांटोगे, जैसे कि मान लो फैक्ट्री खर्चा 3:2:1:1 के बेसिस पे बांटना है, ये हो गया टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट को किस बेस के अनुसार बांट देंगे और फिर बांट देंगे। दैट्स कॉल्ड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। हिंदी में लिखा हुआ था क्लास के अंदर, मैंने बताया था, देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है। कहता है जब हम पहली बार ओवरहेड के सारे खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हैं, तो हम उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। तो जब हम पहली बार ओवरहेड को क्या कर रहे हैं, सारे खर्च, ओवरहेड के सारे खर्चों को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर रहे हैं, तो हम उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। अब आ जाइए इधर, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, बहुत जरूरी है। आगे जाकर जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इनका इंपैक्ट उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, फिर बाद में स्टूडेंट दिक्कत करता है कि अरे ये क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआत में ही बता रहा हूँ। इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, जब आप ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाओगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आर सोन इन सर्विस डिपार्टमेंट ओनली। जब आप ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाओगे तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आप सर्विस डिपार्टमेंट में ही शो करोगे, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनको शो नहीं करोगे। ऐसा क्यों, सोचो ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्या कह रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट शोन इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बिकॉज ऑल 3 कॉस्ट आर दी प्राइम कॉस्ट। जरा ध्यान सुनना मेरी बात को भाई, मान लीजिए आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में अगर आ गया और आपने गलती कर दी तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आप एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मैं एक सर्विस डिपार्टमेंट हूं, जल्दी से बता देता हूं आपको, जल्दी से फटाक से। आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, भाई आपका डायरेक्ट खर्चा होता है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, आपका इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और आपके डायरेक्ट लेबर होते हैं। सर मुझे बताओ, आपके जो डायरेक्ट खर्चे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं, उसके लिए हमने मटेरियल चैप्टर पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल के लिए। डायरेक्ट लेबर वाले खर्चों के लिए डायरेक्ट लेबर चैप्टर पढ़ा था, और डायरेक्ट एक्सपेंस वाले खर्चे के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ लिया। तो सर ये तो ओवरहेड है ही नहीं। तो सीधी सीधी कहानी है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं वो सर ओवरहेड ही नहीं है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे डायरेक्ट नेचर के हैं, क्योंकि वो ओवरहेड नहीं है, तो वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट में आएंगे ही नहीं। सिंपल सी कहानी है भाई, जब ओवरहेड होंगे तभी तो आएंगे। ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं भाई, इनको प्राइम कॉस्ट कहते हैं, ओवरहेड थोड़ी है। और सर सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे क्यों आ रहे हैं फिर, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरहेड ही है भाई। कंपनी के लिए तो इनडायरेक्ट ही हुआ भाई। जो खर्चा प्रोडक्शन में लगता है वो डायरेक्ट मानते हैं हम, जो खर्चा प्रोडक्शन में नहीं लग रहा वो इनडायरेक्ट मानते हैं। अब मैं सर्विस डिपार्टमेंट हूँ, मेरे हिसाब से जो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो मेरे हिसाब से है ना सर, मेरे लिए क्या डायरेक्ट, मेरे लिए क्या इनडायरेक्ट। पर ओवरऑल कंपनी के हिसाब से तो वो इनडायरेक्ट ही हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन वालों के लिए जो खर्चे डायरेक्ट है वो डायरेक्ट है।
वो ओवरऑल डायरेक्ट है। पर सर्विस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट खर्चे होंगे वो प्रोडक्शन के लिए तो इनडायरेक्ट ही होंगे, क्योंकि मैं अपनी सर्विस किसको दे रहा हूँ, प्रोडक्शन को। मैं कोई प्रोडक्ट से रिलेट थोड़ी कर रहा हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट थोड़ी है। भाई डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट होते हैं। भाई मेरे जो खर्चे होंगे क्या वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट होंगे, नहीं, मेरे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट है ही नहीं। मैं अपनी सर्विस आपको दे रहा हूँ, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, तो मेरे खर्चे जो भी होंगे वो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो मेरे जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, मेरे जो डायरेक्ट खर्चे उनका बर्डन मैं आपके ऊपर पूरा डाल दूंगा, क्योंकि ये ओवरहेड ही है। पर आपके जो डायरेक्ट खर्चे है वो ओवरहेड नहीं है, वो प्राइम कॉस्ट है, और आपके जो इनडायरेक्ट खर्चे है वो है ओवरहेड। इसलिए बात समझ में आ गई कि जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सीट है उसमें अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, तो सर्विस डिपार्टमेंट में तो उसका खर्चा डालना है, पर प्रोडक्शन में नहीं डालना। क्योंकि प्रोडक्शन में नहीं डालना इसलिए क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट बनता है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट माने जाते हैं, पर सर्विस के डायरेक्ट मटेरियल, लेबर प्राइम कॉस्ट नहीं माने जाते, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट नेचर के ही है, बस नाम डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दिया होगा तो डायरेक्ट मटेरियल लेना, और 1, 2, 3 को छोड़कर इन दोनों में बांट देना, बस ये है मेन कहानी। इन दोनों में डाल देना, सर्विस डिपार्टमेंट डाल देना। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, और क्लास के अंदर तो बहुत डिटेल में कराया था ये चीज। अब कहानी ये है, सिंपल चीज तो समझ में आ गई कि हमारे को खर्चे दिए होंगे, हमारे को सुटेबल बेस दिया होगा, और हमें उस बेस को सेलेक्ट करके बांटना है। बस सेलेक्ट कैसे करें, इसलिए आपको कुछ लिस्ट लिखवा दी है, ये आपको याद करनी होगी, या अपना लॉजिक लगाइए। मैंने क्लास के अंदर लॉजिक भी समझा दिया था आपको। ये लिस्ट जो आपके सामने है ये आपको खुद से करनी होगी, याद करनी होगी। क्या करनी होगी कि भैया देखो देखो, मैंने आपकी सारी लिस्ट लिखवा दी थी, और आपने भी जब पढ़ा होगा ओवरहेड चैप्टर, तो आपने भी इसको पढ़ा होगा कि हाँ भाई इन चीज़ों को किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ एक, बाकी आप खुद से याद करेंगे, इसको बिना याद करे होगा नहीं है। भाई बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग अगर खुद की खरीदी हुई है या रेंटेड है, हो सकता है कि बिल्डिंग कंपनी ने खुद की खरीदी है या रेंट पे दी है। तो बिल्डिंग अगर खुद की खरीदी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे लगेगा डेप्रिसिएशन। और अगर बिल्डिंग रेंट की है तो बिल्डिंग पर रेंट देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। पहली बात तो समझ में आई। भैया देखो, बिल्डिंग अगर खुद की है हमारी तो हम रेंट थोड़ी देंगे, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और बिल्डिंग अगर खुद की नहीं है, किराए पे ली है, तो हमें रेंट देना होगा, डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे हम। अगर बिल्डिंग खुद की है तो रिपेयर मेंटेनेंस और म्युनिसिपल टैक्स भी हमें भरना पड़ेगा, बिल्डिंग पे टैक्स लगता है। पर अगर बिल्डिंग रेंट की है तो म्युनिसिपल टैक्स भरेगा भैया ओनर, हम तो सिर्फ रेंट देंगे उसको, और जो भी रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा है वो हम बियर करेंगे। कहता है बिल्डिंग का जो खर्चा है वो फ्लोर के एरिया के हिसाब से या डिपार्टमेंट के वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ेगा। लेट्स सपोज 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है पूरे बिल्डिंग का, 1000 स्क्वायर फीट का, जिसमें मैं सर्विस डिपार्टमेंट हूँ, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। तो आपका जो एरिया आप यूटिलाइज कर रहे हो वो 600 स्क्वायर फीट कर रहा हूँ और मैं 400 कर रहा हूँ, तो आधा आधा क्यों बटेगा भाई। बिल्डिंग का रेंट है, आप 600 एरिया स्क्वायर फीट कर रहे हो यूज, तो आप में 6 और मेरे पे 4 के हिसाब से बटेगा, 6:4 के हिसाब से बांटा जाएगा। मुझ पे 4 हिस्सा आएगा, आप पे 6 आएगा। तो फ्लोर के एरिया के हिसाब से बिल्डिंग के खर्चों को बांटा जाएगा, चाहे वो बिल्डिंग ओनर की खुद की है चाहे रेंट पे ली है। इसी तरीके से सर बहुत सारे खर्चे आपको दिए हुए हैं, देखो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अपना लॉजिक लगाया कि मशीन अगर मैंने रेंट पे खरीदी है या मैंने खुद से खरीदी है, डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए की वैल्यू की मशीन यूटिलाइज कर रहे हो। भाई मेरे मशीन डिपार्टमेंट है मेरा, भाई मेरा काम मशीन का थोड़ी है यार, सर्विस डिपार्टमेंट काम मशीन का थोड़ी है। छोटी मोटी मशीन ही यूज करूंगा मैं, तो मेरी वैल्यू कम होगी जो मैं यूज कर रहा हूँ मशीन। तो मेजरली काम मशीन का किसका होता है भाई, फैक्ट्री प्रोडक्शन वालों का होता है ना, प्रोडक्शन वालों का होता है। तो भाई मशीन का खर्चा जो है, अगर मशीन खुद से खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन का खर्चा, अगर रेंट पे है तो रेंट का खर्चा। भैया वो वैल्यू मशीन के बेसिस पे बांटो, भाई आप कितने की वैल्यू की मशीन का यूज कर रहे हो और मैं कितने की वैल्यू का मशीन का, उसके हिसाब से बांटो। मैं कम का कर रहा हूँ तो खर्चे का बर्डन भी मेरे पे कम पड़ना चाहिए। आइए सर, अब ज्यादा हो गया, इधर देख लीजिए, कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर एक बार बोल देता हूँ। अगर मशीन रेंट पे ली है या उसका रिपेयर मेंटेनेंस है, तो आपको सर वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर जनरल लाइटिंग है तो पहली प्रेफरेंस देना है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, कि आपको लाइट पॉइंट के हिसाब से कितने लाइट पॉइंट है उसके हिसाब से। मेरे में 5 लाइट पॉइंट पे, आप में 20 है, भैया आप पे 20 लाइट पॉइंट, इसका मतलब आप ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो लाइट का। ठीक है जी। अगर लाइट पॉइंट नहीं दे रखा तो पहली प्रेफरेंस नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस है एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से बांटो। जितना बड़ा एरिया वहां लाइटिंग ज्यादा, जितना छोटा एरिया वहां लाइटिंग कम। ठीक है। सुपरविजन होगा तो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस में बांटना है। इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा तो डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस में बांट देना।
इनडायरेक्ट वेजेस और लेबर आएगा तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस बांट देना। अगर आपका कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है रिलेटेड टू पीएफ और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई, तो ऐसे में इसको डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर बांटा जाएगा। कोई सन्ड्री एक्सपेंस है डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। जब भी आपको कोई ऐसा खर्चा नजर आए जो आपको लग रहा है कि यार इसका तो कोई सुटेबल बेस दिख ही नहीं रहा, तो भाई एक जनरल बेस होता है डायरेक्ट वेजेस, नीचे एजम्पशन दे देना कि हमारे हिसाब से इस पर्टिकुलर का सुटेबल बेस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर इसको बांट रहे हैं। एक जनरल बेस होता है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है सर। सन्ड्री एक्सपेंस होगा तो डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे। कैंटीन हो गई तो कैंटीन को नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस में बांटना है। इसी तरीके से स्टोर ओवरहेड, स्टोर से रिलेटेड ओवरहेड, मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड ओवरहेड, इधर देख लो नंबर ऑफ रिक्विजिशन डिमांड, कितने मटेरियल का डिमांड हमारे पास आ रहा है, वेट ऑफ मटेरियल या वैल्यू ऑफ मटेरियल कुछ भी दे रखा होगा उसके हिसाब से इसको बांट दिया जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको सारे खर्चे नहीं दे रखे होते। क्वेश्चन में आपको मान लीजिए मिनिमम 10 से कम ही खर्चे होंगे और उसके आपको 7-8 बेस दे रखे होंगे, तो आप खुद ही मान सकते हो कि यार यार बिल्डिंग का तो एरिया स्क्वायर हिसाब से होना चाहिए था, मशीन का तो वैल्यू मशीन के बेसिस पर कुछ ही खर्चे हैं जिनको आपको याद रखने हैं, कुछ ही खर्चे हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि ये कभी कभी आता है मटेरियल हैंडलिंग, तो इसके 3 तरीके से बढ़ता है। पहला आप देना नंबर ऑफ रिक्विजिशन तो नहीं है, नहीं है। दूसरा वेट ऑफ मटेरियल नहीं है तो वैल्यू ऑफ मटेरियल के बेसिस पर बांट देना। ये भी नहीं है तो फिर डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। लास्ट ऑप्शन वही होता है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस। कभी कभी पावर आ जाता है तो पावर आएगा तो किसके बेसिस बांटोगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस पर, या अगर वो नहीं दे रखा तो किलोवाट के बेसिस बांटोगे। जनरल ओवरहेड, लेबर आर या मशीन आर या डायरेक्ट वेजेस, तो इन 3 के बेसिस पर जो दिखे उसके बेसिस पर आपको बांट देना है। टेलीफोन आएगा तो नंबर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंट, कि एक डिपार्टमेंट में कितने टेलीफोन या कितने एक्सटेंशन है टेलीफोन के, उसके बेसिस पर। फायर इंश्योरेंस किसके लिए होता है, स्टॉक के लिए, तो स्टॉक के बेसिस पर बांट देना आपको। इसके बाद वर्क मैनेजर सैलरी एम्प्लॉय के बेसिस पे, कितने मैनेजर कितने एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, अगर आपके पास आइडल टाइम दिखती है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर उसको बांट देना। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा कुछ नहीं है, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। बस अगर मैं आपसे कहूंगा इसको 3 बार लिख लो तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर आप कल को भूल भी जाते हो ये चीज, तो जब आप उसको देखोगे तो रिटेन आ जाएगा। क्योंकि देखो सर, एक होता है हमारे पास खाली पन्ना है और हमें ये चीज लिखनी है पूरी की पूरी, वो मुश्किल है। हमारे पास दे रखा है इधर से लिस्ट और इधर से लिस्ट, हमें सिर्फ मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करना आसान है ना भाई, मैंने आपको ये लिस्ट दे दी और इसको घुमा दिया आगे पीछे कर दिया, तो मैचिंग करना आसान है ना। कर सकते हैं सर, पर वो तभी कर सकते हैं जब 3 से 4 बार इसको आप खुद से लिखो। खुद से लिखोगे जब आएगा वो, ठीक है। 17वां कह रहा है परक्विजिट्स, कोई भी बेनिफिट आप दे रहे हैं लेबर के रिलेटेड, कोई भी लेबर से रिलेटेड आप बेनिफिट देते हैं, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस सुपरविजन, कोई भी, तो वो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे बांटा जाएगा। पावर, स्टीम कंजम्पशन, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट, मैनेजरियल सैलरी, टेक्निकल एस्टिमेट के बेसिस पर। स्टॉक का इंश्योरेंस, कभी कभी नंबर ऑफ स्टॉक के बेसिस पर, नंबर ऑफ स्टॉक गिवन नहीं होगा तो स्टॉक की वैल्यू के बेसिस पर लिखा होता है, वहां पर लिखा होगा कि हमारे पास इंश्योरेंस का हमने खर्च करा, इंश्योरेंस का पैसा खर्च करा, इतना स्टॉक की वैल्यू अलग अलग जगह पर यूज हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आप बांट देंगे। कंपनसेशन ऑफ वर्कर, हॉलीडे पे, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई और परक्विजिट डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर आप बांट देंगे। सर परक्विजिट इधर भी है और इधर भी है। सर जो आपको क्वेश्चन में दिखेगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर दिख रहे हैं तो उसके बेसिस पर बांट दो, और अगर नंबर ऑफ वर्कर नहीं दिख रहे तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर बांट देंगे। तो सर दोनों नहीं दिया होगा ना, एक ही दिया होगा, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। तो सर ये कुछ खर्चे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़े से याद भी नहीं करने, बस आपको लिखने पड़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब आपको क्वेश्चन में ये दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आने लग जाएगा कि हाँ यार इसको तो इसके बेसिस पे बांटना चाहिए था, ठीक है सर। और यहाँ पर जाकर हमारा खत्म होता है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, जिसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। अब करना क्या है बेसिकली, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके भी यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए सर, सामने मैंने क्वेश्चन खोल लिया है, मैंने एक क्वेश्चन खोल लिया है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखो पेपर के अंदर होता यह है कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों पूछता है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर जब पेपर में आता है तो प्राइमरी अलग से नहीं आता, वो छोटा पार्ट होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, सेकेंडरी से पहले हमें प्राइमरी करना पड़ता है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सेकेंडरी भी पूछा गया है, प्राइमरी पूछा है। सेकेंडरी तो अभी करा नहीं, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। बट क्योंकि इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पार्ट है तो आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रिकवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करना है। क्योंकि इसमें यहाँ पर दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का क्या इंपैक्ट होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए सर करते हैं स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन,
एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आप समझिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेसिकली हमें मेहनत करनी है सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी जब करेंगे तो उससे पहले हमें प्राइमरी करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की प्रैक्टिस वैसे ही हो जानी है। बस एक रिटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पूछा था वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए मैं ये फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, समझ लो सामने एक क्वेश्चन है, आप इसको अलग से लिखना चाहो लिख सकते हैं। Tenaz Limited is a manufacturing company having a 3 production department A, B, C and 2 service department X and Y. The following is the budget for December 2022. तो नीचे आपको बजट दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है सभी डिपार्टमेंट का, डायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है सभी डिपार्टमेंट का, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री का रेंट हुआ, पावर है, डेप्रिसिएशन है और अदर ओवरहेड आपको दे रखा है। फिर नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये भाई आपके खर्चे हैं और इस खर्चों को इन सुटेबल बेस में से सेलेक्ट करो और बांट दो। जैसे कि आपको पता है फैक्ट्री का रेंट जो है किसके बेसिस पर बंटना चाहिए, एरिया स्क्वायर फीट के बेसिस पर। तो भैया 500, 250, 500, 250 और 500 इनके बेसिस पर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये रेशियो हो गई और वो रहा खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके बाद पावर जो है वो हॉर्स पावर ऑफ मशीन के बेसिस बांटा जाएगा, एप्रिसिएशन जो है वो कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस बांटा जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और आपको खर्चे को बांटना है। आइए, तो सबसे पहले करना क्या है, सामने मैंने आपको आंसर दे रखा है इसका, क्योंकि क्लास के अंदर डिस्कस करा था मैंने, तो क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ, सामने आंसर खोल दिया, लिखने में समय नहीं लगेगा, जल्दी से हमारा हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात करोगे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था कि जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल और वेजिस होता है, अगर वो प्रोडक्शन का है तो उसको हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट पे शो नहीं करते। इसका मैंने आपको लॉजिक दिया था, क्योंकि ये ओवरहेड होते ही नहीं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्ट मटेरियल और वेजिस होता है उनको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, वो कॉस्ट शीट का पार्ट है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का पार्ट नहीं है। राइट? तो सर फिर करना क्या है कि बेसिकली करना यह है कि जो डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, वो ओवरहेड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उनको नहीं लिखना, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का डालना है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट मटेरियल वेजेस है वो ओवरऑल वो इनडायरेक्ट ही है कंपनी के लिए। ठीक है ना? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं अपने डायरेक्टली किसको, प्रोडक्शन के लिए, इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए डायरेक्ट है, पर एज एन ओवरऑल वो प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड तो नहीं कर रहा। भाई इसके जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, इस पे जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, दोनों डिपार्टमेंट में सर्विस के, वो प्रोडक्शन से एक्टिविटी थोड़ी है, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ी है, इसलिए वो इनडायरेक्ट ही है। बस सर्विस डिपार्टमेंट खुद अपने लिए कह रहा है कि हमारे लिए डायरेक्ट हो गया। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल सर्विस का डिपार्टमेंट का लेना है और डायरेक्ट वेजी भी सर्विस डिपार्टमेंट का लेना है, तो कितना हो गया ये 2 लाख और 1 लाख 3 लाख और 1 लाख और 2 लाख 3 लाख, ऐसे करना है इसको। देखो डायरेक्ट मटेरियल लिखा पर्टिकुलर्स में, फिर यहाँ पर डायरेक्ट और डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस भी लिख दिया। तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया होगा, प्रोडक्शन वालों को इग्नोर कर देना है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वालों को ही डालना है, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं। डायरेक्ट मटेरियल को कोई सुटेबल बेस के अनुसार नहीं बांटते, डायरेक्टली बांट देते हैं। जो दे रखा होता है 2 लाख 1 लाख, 1 लाख 2 लाख सीधा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट में जा चुका ऑलरेडी कॉस्ट शीट के अंदर। समझ में आ गया? बस इतना पार्ट था जो आपको सीखना है। कभी भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस आएगा तो वो प्रोडक्शन में ना जाते हुए सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही जाएगा। बाकी के लिए क्या करना है, फैक्ट्री का रेंट एरिया स्क्वायर फीट के बेसिस बांटना है। देखो फैक्ट्री का रेंट है 4 लाख रुपए और एरिया स्क्वायर फीट कितना है, ये रहा 500, 250, 500, 250, 500, कितना हो गया ये 500, 250, 500, 250 और 500, ये हो गया सर 2000। तो 4 लाख को 2000 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 500, 1 लाख आ गया। फिर 4 लाख को 2000 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 250, 50,000 आ गया। तो इसका हो गया 1,50,000, 1,50,000, 1 लाख। इस तरीके से हमने बांटा है अपने फैक्ट्री ओवरहेड को, 4 लाख का 1,50,000, 1,50,000, 1 लाख। बताओ सर समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है सर, पावर की बात कर लेते हैं। पावर को किससे बांटना है, बस हाँ पावर, ये भाई स्पेशल क्वेश्चन है पावर। सर अब यहाँ पर 2 पावर दे रखा है, एक है मशीन आर, एक है हॉर्स पावर ऑफ मशीन। ठीक है, जब भी ये दोनों चीज आपको दे रखी होगी ना, तो आपको पावर को बेसिकली इसके बेसिस पर नहीं बांटना। जब भी मशीन आर हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे रखी है, यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो एक मशीन चलाने में 50 हॉर्स पावर लगती है ना, एचपी लगता है, 50 एचपी लगता है एक मशीन चलाने में, 1 घंटा मशीन चलेगी तो। पर मशीन तो सर 1000 घंटे चली है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन आया हमारे सामने, जब भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और आपको इंफॉर्मेशन में मशीन आर और हॉर्स पावर ऑफ मशीन दे रखा है, तो डायरेक्टली आप हॉर्स पावर के बेसिस पर नहीं बांटेंगे, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 घंटा मशीन चलने की हॉर्स पावर दे रखी है, जबकि मशीन एक नहीं 1000 घंटे चल रही है। सोचो
पर सर मान लें अगर हाँ, मशीन आर नहीं होता पेपर के क्वेश्चन में, मशीन आर नहीं होता, फिर मैं इसके बेसिस पे बाँटता। फिर मैं एज़्यूम करता कि मशीन 1 ही घंटा चली है। या तो बताओ आप हमें मशीन कितने घंटे चली है? तो सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन के अंदर पावर दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हॉर्स पावर दे रखा है पर मशीन आर नहीं दे रखा, तो सिर्फ हॉर्स पावर के बेसिस पर बांट देना, क्योंकि मशीन आर कितना है हमें नहीं पता। पर अगर क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि देखो इतने घंटे मशीन चली है, तो फिर आप टोटल हॉर्स पावर निकालना कि अगर 1 घंटा मशीन चलने में 50 रुपए की हो 50 हॉर्स पावर लगती है, तो 1000 घंटे में कितने चलने में 50,000 हॉर्स पावर लगती है। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके बेसिस पर आपको बांटना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पावर के केस के अंदर क्या करना है? अच्छा क्वेश्चन लिया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको सारी चीज़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई करो 50,000, ठीक है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 40, 80,000। 4000 मल्टीप्लाई बाय 20, 80,000। 15,000, 25,000। समझ में आया? बस, तो अब क्या करना है? 50, 80, 80, 15 और 25 इसके वजह 50, 80, 80, 15 और 25 क्या आ जाएगा 250। अब क्या करूँगा? जो भी मेरा पावर दे रखी है 2.5 लाख, अब इस 2.5 लाख को मैं डिवाइड करूँगा 2,50,000 को इसके टोटल से डिवाइड कर दिया 250 और मल्टीप्लाई कर दिया 50, तो ये निकल आया। फिर मल्टीप्लाई करूँगा 80 तो ये निकल आएगा, फिर 80 ये निकल आएगा, 15 और 25 कर लो। 2.5 लाख डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आया 50,000, 80,000, 80,000, क्योंकि ये कट कर क्या आ गया? 1 आ गया ना, 1 आ गया। 50, 80, 80, 15 और 25 क्या आ जाएगा सर? 50, 80, 80, 15 और 25, 50, 80, 80, 15 और 25। तो ये था हॉर्स पावर और मशीन आवर जब भी दे रखा होगा तो पावर को उनके मल्टीपल पे बाँटा जाएगा। सर डेप्रिसिएशन को कैसे बाँटा जाएगा? कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स पर। अब सर कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट दे रखी है आपको, कितनी? डेप्रिसिएशन हमेशा वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पे बाँटा जाएगा, क्या कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। बात ये एसेट मतलब वैल्यू ऑफ मशीन मतलब वैल्यू ऑफ एसेट। 20, 40, 20, 10, 10 कितना हो गया सर ये? 20, 40, 20, 10 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 1 लाख को 100 से डिवाइड करूँगा, 1 लाख को 100 से डिवाइड करूँगा, 1000 आएगा, 20,000, 40,000, 20,000, 10,000, 10,000 एंड हियर योर आंसर 20,000। 1 लाख को बाँटेंगे 20,000, 40,000, 20,000, 10,000 और ठीक है। अदर ओवरहेड के बारे में, अगर अदर ओवरहेड के बारे में आपको दे रखा है तो आपको ये नहीं पता भाई क्या है, तो यहाँ पर आप अजम्पशन ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट वेजेस दे रखा है तो उसके बेसिस पे बांट दो, पर यहाँ पर इन्होंने मशीन आर के बेसिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है इसको, मशीन आर के बेसिस। तो अदर ओवरहेड अगर आपको दे रखा है तो आप या तो मशीन आर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर मशीन आर नहीं दे रखा तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है डायरेक्ट वेजेस। तो मशीन आर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कि देखो क्या होता है ना बेसिकली ओवरहेड, ओवरहेड जब भी हम बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं कि कितने घंटे मशीन चली है। मशीन कितने घंटे चली है? 1000 घंटे। अच्छा 1000 घंटे मशीन इसमें चली है, 2000 घंटे इसमें चल रही है। तो ओवरहेड, अदर ओवरहेड के अंदर हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में वो ओवरहेड है क्या अदर में। अदर ओवरहेड पे हम मान के चल रहे कि जो भी ओवरहेड होगा वो मशीन से रिलेटेड कहीं न कहीं बात कर रहा होगा। क्योंकि ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट जो वेजेस है, इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो मशीन से रिलेटेड कहीं न कहीं। तभी तो हम ओवरहेड चैप्टर के अंदर अलग से मशीन आर रेट पढ़ते हैं। क्योंकि मेजरली इम्पैक्ट जाता है। मैंने क्या पढ़ाया था जब मशीन, अभी मैं फिर से पढ़ाऊँगा इसमें। जब हम मशीन आर रेट पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम ये होता है, मेजरली पार्ट ये होता है कि जब भी हम ओवरहेड की बात करते हैं तो मेजरली ये देखते हैं कि मशीन का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रहता है ओवरहेड के अंदर, कि फैक्ट्री के अंदर जितने घंटे मशीन चलेगी उतने ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है? इसलिए हमने मशीन आर के बेसिस पर इसको बाँटा। तो बेसिकली क्या है 9 लाख को हम 1000, 2000, 4000, 1000 कितने हो गए ये? 1000, 2000, 4000, 1000 और 1000 9000 हो गया। फिर वही आ जाएगा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो हमने क्या करा सर? हमने करा ये कि हमने जो भी अदर ओवरहेड मशीन आर के बेस में 9 लाख को बाँटा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख और 1 लाख। तो बस दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जहाँ पर हम अपने ओवरहेड को जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट है एक सुटेबल बेस लेकर बाँट देते हैं। इसमें हमने 2 बातें नहीं सीखी, जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस है वो प्रोडक्शन का नहीं आएगा, वो प्राइम कॉस्ट में जुड़ चुका, पर सर्विस का आ जाएगा एज़ इट इज़। उसके बाद हमने देखा कि पावर में हमें कंडीशन है कि अगर हॉर्स पावर दे रखा है, मशीन आवर नहीं दे रखा, तो हॉर्स पावर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर अगर हॉर्स पावर और मशीन आवर दोनों तो उनके मल्टीपल के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल हॉर्स पावर कितनी लगी उतने घंटे मशीन चला।
अदर ओवरहेड में हमने देखा कि यार अदर ओवरहेड जो भी ज़्यादातर मेजरली ओवरहेड होते हैं वो मशीनिंग डिपार्टमेंट से होते हैं, इसलिए हमने मशीन आर के बेसिस पे उसको बांट दिया और यहाँ पर सबका टोटल कर दिया तो आ गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो आपका आज की क्लास में खत्म हो गया है। शुरुआत में आओ जरा शुरू में। आज के सेशन में हमने क्या करा? आज के सेशन में हमने सबसे पहले ये देखा भैया हमारे पास मीनिंग ऑफ ओवरहेड क्या था, ये कंप्लीट करा। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड और उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमने खत्म करा। मेजरली जब हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और सब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इतने सारे हर एक पार्ट का एक क्वेश्चन करेंगे। मतलब जब भी हम ये करेंगे तो एक पार्ट का एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना? हमारे पास 6 क्वेश्चन 6 पार्ट है तो 6 क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब जाकर रिवाइज होगा ये पूरा पूरा। तो हम हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन ट्राई करते हुए चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और 6 के 6 क्वेश्चन में हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो 6 बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा। कि सेकेंडरी तभी होता है जब प्राइमरी होगा। ये करने के बाद हम आ जाएंगे फिर रिकवर ऑब्जॉर्प्शन एंड एप्लीकेशन, रिकवरी ऑफ ओवरहेड, मशीन आर रेट एंड ओवरहेड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है ये एक, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंड ओवरहेड 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए सर, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज छोटी क्लास रखी क्योंकि कुछ थ्योरी थी और कुछ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट सीखा। कल की क्लास में हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। ट्राई करेंगे एक क्लास में कम से कम 2 से 3 चीज़ें कवर कर ले एक ही क्लास के अंदर। 2 तो एटलीस्ट कवर करे, तो 3 क्लास में ही खत्म करे एंड देन फिर एक-एक क्लास तीनों पे लगाकर ये खत्म। ओवरहेड में ज़्यादा क्लास लगती है सर। ओवरहेड में एक्चुअली में 20 से 25 घंटे लगते हैं रेगुलर कोर्स के अंदर। उसको कंप्लीट करने के लिए एक क्लास हमने इस पे लगा दी, 3 क्लास इस पे लग जाएगी, 4 1 ही घंटे की, 5 6 7 मतलब 7 घंटे तो चाहिए ना 25 घंटे की कवर को 7 घंटे में फास्ट ट्रैक में कवर करने के लिए। 7 घंटे लगेंगे सर पूरा। तो चलिए सर, आज की क्लास को इसमें खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड